Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the question of inorganic chemistry of the examination spot test number 08 for the NEET 2024 which was held on 14th March 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. पहला क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक का है क्वेश्चन नंबर 52. पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 52 है. हेक्साफ्लोरोफेरेट 3 आयन इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. हेक्साफ्लोरोफेरेट, इसके ऊपर चार्ज 3 है तो +3 -6, पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा -3. आयरन के ऊपर चार्ज +3 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s0 3d5 होगा. सिंस एक वीक फील्ड लिगेंड है और जब वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगा. यहां पे नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस. तो इसीलिए जब पेयरिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पूछा है. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, जैसे होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा. पैरामैग्नेटिक होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें 5. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 152 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 155. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन. NH3 से जब NH3 में जब H+ डालते हैं तो अमोनियम आयन बनता है. इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ते हैं तो अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो क्या क्या चेंजेस आता है अमोनिया से जब अमोनियम आयन बनता है. पहले तो एक बात याद रखिएगा कि जब अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है, NH3 है, तो ये कितने लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन से पहले तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H+ से. हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना संभव नहीं है. हाइड्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं जो एक लोन पेयर को ले सके, इसलिए H+ उसको खाली करवाना पड़ेगा. 1s1 है, खाली करवा देगा 1s0 हो जाएगा. अब इसके पास कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, तभी जाके बना पाएगा. तो ये अमोनिया H+ के साथ बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. जब इसी को हम लोग इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो देने वाले पे चार्ज हो जाता है प्लस और लेने वाले पे चार्ज हो जाता है माइनस. जब माइनस चार्ज होगा तो प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0. इसलिए नेट चार्ज अमोनियम आयन पे और नाइट्रोजन पे आ जाता है. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा. H3BO3 विथ OH-. देखो H3BO3 का स्ट्रक्चर ये होता है BOH OH OH. इसमें एक OH- डाल दीजिए. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. जब इसका एक OH- डालिएगा तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा. sp2 से चेंज कर रहा है sp3, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा जाएगा 2. NH3 से NH2- बनाएंगे, इसका भी वही हाल है. NH3 का हाइब्रिडाइजेशन NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. ये जब NH2 बनेगा तो NH2- बनने के बाद 2 लोन पेयर ले लेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा. sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह का चेंज आने वाला नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन विल रिमेन द सेम. तो इसका भी सेम रहेगा, इसलिए भी आंसर नहीं होगा. H2O व्हेन कंबाइंस विथ H2O+, H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जब H+ लेगा तो इसमें लोन पेयर घट जाएगा, इसमें लोन पेयर एक घट जाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, इसलिए भी आंसर नहीं होगा आपका. तो द हाइब्रिडाइजेशन चेंज किसका करेगा, सिर्फ सेकेंड का. जब बोरिक एसिड OH- को लेगा, वाटर से OH- को लेता है और वह अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 चेंज कर लेता है. इसलिए 155 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 158.
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है, H2O, SbH3, ASH3, PH3 एंड NH3 है। ठीक है, देखिए एक तो बात याद रखना पड़ेगा आपको कि ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली का है, ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली का है, और ये वाटर है H2O, इसमें भी H बॉन्डिंग है, इसमें H बॉन्डिंग है। तो इन सब में सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट H2O का। लेकिन अगर नाइट्रोजन फैमिली में बात किया जाए, NH3, PH3, SbH3, सॉरी ASH3, SbH3 एंड BiH3, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बहुत रेगुलर। NH3 का सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बाकी सभी में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? बिस्मथ में। तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। उसके बाद वैन डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा BiH3 में, उसके बाद SbH3 में लगेगा, उसके बाद ASH3 में लगेगा, और सबसे कम हो जाता है PH3 का। ये तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी के हाइड्राइड से भी नीचे चला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा होगा BiH3 का, उसके बाद SbH3 का होगा, उसके बाद NH3 का होता है, उसके बाद ASH3 का हो जाता है, उसके बाद PH3 का होता है। और इसका रीजन लिखता है कि पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से। इसका रीजन है पिरामिडल इन्वर्जन। मतलब नाइट्रोजन का एक टेंडेंसी होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एनर्जी और p ऑर्बिटल का एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। इसलिए जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो रेडली कन्वर्ट कर जाता है, मतलब जा सकता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज p ऑर्बिटल। और जब p ऑर्बिटल में जाता है तो कुछ समय के लिए ये p ऑर्बिटल में दोनों, ये जो लॉब है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इस दोनों में चला जाता है, H H H इस तरह से होता है। और इस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लायक नहीं रहता है। उसके बाद फिर इन्वर्जन होता है, पिरामिडल इन्वर्जन। इसी वजह से टर्शियरी एमीन sp2 पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं शो करता है, ऑल्दो चारों डिफरेंट है, कायरल सेंटर है, इसलिए नहीं शो करता है। इसका बहुत सारा रीजन है। खैर, लेकिन इसका रीजन हम लोग क्या पढ़े? पिरामिडल इन्वर्जन। जब पिरामिडल इन्वर्जन आएगा तो उस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन वो किसी क्षण में बनाएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंटली हट जाएगा, कुछ देर के लिए ऐसा बात होती है। इसलिए इसका NH3 का उस क्षण में इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखा गया है। तो देख लिया जाए, सबसे ज्यादा तो H2O का हो जाएगा, उसके बाद BiH3 का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, उसके बाद SbH3 का हो जाएगा, उसके बाद NH3 का होगा, उसके बाद ASH3 का होगा, और सबसे कम PH3 का हो जाएगा। यही ऑर्डर होता है, देख लिया जाए। ये ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहा है? H2O, SbH3, NH3, ASH3 एंड PH3, थर्ड ऑप्शन है। तो इसलिए 158 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर H2O, देन SbH3, देन NH3, देन ASH3, देन PH3 होगा। 158 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 168, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161। Among given species, which one is linear? शेप लीनियर हो इसका, XeF4, Xe, F, F, F। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लोन पेयर बचेगा। इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। XeF6 है, Xe 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर 7। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। और इसका शेप का ज्योमेट्री का बात करें तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में अगर एक लोन पेयर होगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बाकी सब जगह फ्लोरीन 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 आ जाएगा। सभी जगह फ्लोरीन आएगा तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। XeF2, Xe F 3 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। ज्योमेट्री इसका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहेंगे। शेप डिटरमिन करते समय लोन पेयर को ढक लेते हैं। मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? लीनियर। इसलिए लीनियर शेप वाला मॉलिक्यूल कौन होगा? HCF2 विल बी लीनियर इन शेप। HCO3 का बात करते हैं। HC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर बचेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। शेप विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा। तो लीनियर पूछा है, इसलिए लीनियर कौन शेप लेगा? HCF2। तो 161 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। इन लिस्ट 1 लिस्ट 2 गिवन है, एक कैटायन गिवन है, इसका ग्रुप रिएजेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। कैटायन उसका ग्रुप रिएजेंट के बारे में पूछा है। ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्ट एनालिसिस आपके सिलेबस में पहली बार ऐड किया है नीट के सिलेबस में। एक कैटायन के एनालिसिस में है, तो थोड़ा सा मैं इसको चर्चा कर देता हूं आप लोगों को। यहां पे ग्रुप लिखता हूं मैं, यहां पे ग्रुप, और यहां पे कैटायन कौन कौन से होते हैं इसमें, और यहां पे ग्रुप रिएजेंट। इसके बाद इसका हम लोग पीपीटी पढ़ते हैं। पीपीटी आपको पूछा नहीं है। ग्रुप 1, आज हो गए पागल, आज हो गए पागल, आज हो गए पागल, एक ग्रुप 1 के कैटायन है। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। सेकंड में 2 पार्ट आता है, एक सेकंड ए आता है, एक सेकंड बी आता है। सेकंड ए में पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, और बी में आता है सबसे सुंदर ऐश्वर्या, सबसे सुंदर ऐश्वर्या। 3 और 5 ये है, और इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl प्लस H2S, सॉरी, डाइल्यूट HCl प्लस H2S। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। थर्ड में आता है फेको करारे आलू, फेको करारे आलू, फेको करारे आलू, और इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl प्लस NH4OH। फोर्थ में मन को जाना नहीं, फोर्थ में आता है मन को जाना नहीं, या मन को नहीं जाना, मन को नहीं जाना, और इसका रिएजेंट होता है NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S। फिफ्थ में होता है भारत सरकार, और इसका रिएजेंट होता है सोडियम अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ में होता है ना मांगो काजू, ना मांगो काजू, और इसका नो कॉमन रिएजेंट, कॉमन रिएजेंट कुछ भी नहीं होता है। और एक होता है जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन होता है, और अमोनियम आयन का ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। कौन सा? ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन पूरा प्रिपरेशन करने का एक तरीका है, सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट में कौन कौन से कैटायन होते हैं? आज हो गए पागल, आज हो गए पागल, इसका रिएजेंट कौन सा है? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में पीपीटी बनाएंगे अपना। ग्रुप सेकंड में 2 पार्ट हैं, ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप सेकंड बी। सेकंड ए में कौन कौन से है? पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद।
अब इसमें बहुत सारा इसका वो है कि एक केटायन है Pb+2 जिसका एनालिसिस 1 में भी करते हैं 2 में भी करते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 में जो इसका पीपीटी बनता है दैट इज PbCl2 विच इज हॉट वाटर सॉल्युबल, इसलिए इसको सेकंड में भी टेस्ट थोड़ा किया जाता है, लेकिन फर्स्ट में सेपरेट हो जाता है मोस्टली, लेकिन सेकंड में टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि PbCl2 इज हॉट वाटर सॉल्युबल, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और सेकंड बी में कौन कौन सा है? सबसे सुंदर ऐश्वर्या सबसे। अब सेकंड है, सेकंड बी क्यों बांटा गया है? एक येलो अमोनियम सल्फाइड, एक को येलो अमोनियम सल्फाइड रिएजेंट होता है जो सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बेसिस पे इसको ग्रुप सेकंड ए ग्रुप सेकंड बी में बांट दिया गया है। थर्ड में कौन सा है? फेको करारेयालो, इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप फोर्थ में है अमोनिया मन को नहीं जाना, मन को मैग्नीज कोबाल्ट निकल और जिंक, इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड एंड H2S। ग्रुप फिफ्थ में है भारत सरकार, इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सिक्स में है सोडियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इसका ग्रुप रिएजेंट है कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता है। और जीरो ग्रुप, जिसको सेवेंथ ग्रुप या जीरो ग्रुप बोलते हैं हम लोग, उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन से हम लोग काम चलाते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे। केटायन है, उसका ग्रुप रिएजेंट गिवन है, तो Pb+2 का ग्रुप रिएजेंट कौन सा होगा? Pb+2 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, Pb+2 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl होगा। Fe+3 का ग्रुप रिएजेंट NH4Cl plus NH4OH, NH4Cl plus NH4OH, तो फोर्थ हो जाएगा इसका NH4Cl plus NH4OH। Cu+2 पंजाबी कुड़ी भी होगी क्या? डाइल्यूट HCl plus H2S, डाइल्यूट HCl plus H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। और कैल्शियम प्लस भारत सरकार अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl फर्स्ट। तो देख लिया जाए, ए का थर्ड इसमें भी है, बी का फोर्थ इसमें नहीं है, ये हो जाएगा। सी का सेकंड बिल्कुल सही है, और डी का फर्स्ट सही है, इसलिए 163 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और एक ग्रुप है, एक ग्रुप केटायन है और एक ग्रुप रिएजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखा जाए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। among group 15 oxide M2O3 the highest acidic nature is when M is, देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, N2O3 हो जाए, P2O3 हो जाए, AS2O3 हो जाए, SB2O3 हो जाए और बिस्मथ, ये दोनों कंप्लीट एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक एंटीमोनी एम्फोटेरिक होता है और बिस्मथ बेसिक होता है। तो ये बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। याद रखिएगा, जैसे जितने भी ऑक्साइड होंगे ना, इसको पानी में डालोगे, अगर M2O3 है, इसको पानी में डालने के बाद ये ऑक्साइड बनाते हैं, इस तरह का फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड। और जब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ना, तो इसका एक M का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और M का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये हम ऑक्साइड के लिए बता रहे हैं। अगर हाइड्राइड रहेगा तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा। हाइड्राइड वाला में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे मैं अगर बाय द वे NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3 हाइड्राइड है, इसमें डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी घटता है। बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो इजिली डोनेट कर पाएगा, इजिली टूट पाएगा, H+ देना आसान हो जाएगा। और दूसरा, H+ निकलने के बाद जो कंजुगेट एनायन बनता है वो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि साइज बड़ा होता है। ग्रुप पे हम लोग साइज देखते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। तो इसका नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्साइड का बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड वाला एसिड बनाएगा वो, और हाइड्रोक्साइड वाले में ये MOH टाइप जितने भी एसिड होंगे उसका हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए M का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? फास्फोरस। और लीस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? बिस्मथ। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? अमंग द ग्रुप 15 सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फास्फोरस। सल्फर इज नॉट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, इसको हटा दो। यहां पे कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए।
वो नहीं है, एंटीमनी, एस बी छूट गया होगा, एंटीमनी होगा एस बी, क्योंकि सल्फर इज नॉट ऑफ ग्रुप 15, एस बी होना चाहिए वहां पे। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? फास्फोरस। तो 164 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 167, which of the following arrangements does not represent the correct order of the property stated against it? बिल्कुल सही है, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक में 4s0, 3d3, 4s0, 3d4, 4s0, 3d5, 4s0, 3d6। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सबसे कम होगा वेनेडियम +2 का, उसके बाद क्रोमियम +2 का, उसके बाद आयरन +2 का, उसके बाद मैग्नीज +2 का। सबसे ज्यादा मैग्नीज +2 का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। तो क्रोमियम और आयरन का बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो म्यू स्पिन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वनली सेम हो जाएगा। देख लेते हैं ऑर्डर। नहीं, इसमें तो आयरन का कम कर दिया है, मैग्नीज का कम कर दिया, आयरन का ज्यादा कर दिया, जो गलत है। तो यही मेरा ऑप्शन जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन और भी आगे देख लेते हैं हम लोग। आयोनिक साइज, एलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आयोनिक साइज एलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आयोनिक साइज घटता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल सही है, साइज डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन स्कैंडियम का ज्यादा होगा, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, बिल्कुल सही है। ये भी स्टेबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन इनोड वैल्यू से चेक करते हैं। तो इनोड वैल्यू के लिए बताए थे कि इनोड वैल्यू जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनोड वैल्यू का पॉजिटिव होने की टेंडेंसी घट जाती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, तो डेल्टा एच आर का निगेटिव होने की टेंडेंसी घट जाएगा, और इसी वजह से इनोड वैल्यू का पॉजिटिव होने की टेंडेंसी डाउन एलोंग द पीरियड घटते रहता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्कैंडियम होगा, देन क्रोमियम। क्रोमियम +3 अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इनोड वैल्यू लेता है पॉजिटिव में। क्रोमियम +3 में M+2 से M+3 जाने के लिए जो इनोड वैल्यू का ऑर्डर है, क्रोमियम +3 का सबसे मैक्सिमम है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो। उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, बिल्कुल सही, ये भी ट्रेंड सही है, ये सही ट्रेंड है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम मैग्नीज के पास 7 तक जाता है, इसके पास +6 तक जाता है, ये +3 होता है, इसके पास +4 तक जाता है। तो बिल्कुल सही, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो 167 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि ऑर्डर गलत दिया है, बाकी सब का ऑर्डर बिल्कुल रेगुलर है। तो ऑप्शन 167 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरन। ये सही स्टेटमेंट है। बेरिलियम और बोरन में बात किया जाए तो बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है, इसका 1s2 2s2 2p1 होता है। एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होता है? एस का। पी का कम होता है। और जब पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। जब न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर सेम है, यहां पे एस से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहां से पी से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो एस का पेनिट्रेशन ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा बेरिलियम का, बोरन का कम हो जाएगा। ऐसे जेड इफेक्टिव के बेसिस पे बोरन का ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें पी से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एस इज सपोज टू बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरन, सही स्टेटमेंट है। द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p, अभी वही बात कर रहे थे हम लोग, ये भी सही है। इसलिए सर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए 170 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए 170 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लेंथेनॉइड्स +3, लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो +3 होता है। ऐसे
इसके सबसे कौन कौन से होते हैं, +2, +3 एंड +4, 3 शो करते हैं, लेकिन +3 मोस्ट कॉमन है। +2, +3 भी शो कर, +2 एंड +4 भी शो करते हैं, लेकिन +2 वाला ऑक्सीडेशन करेगा और कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और +4 वाला रिडक्शन करेगा और कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसलिए ये लोग +2 एंड +4 वाले एक एनालिटिकल रिएजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन +3 वाले मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कौन से हैं, +3। तो 173 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 179, which of the following complexes show geometrical as well as optical isomerism? geometrical as well as optical। पहला ऑप्शन है CO। देखो इसमें अब थोड़ा सा याद रखना, MAA का होल थ्राइस, चार्ज कुछ भी हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ए हो या फिर MAB का होल थ्राइस हो, X+ हो, Y+, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, बट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइज। और इसका ओरिएंटेशन तो एक ही पॉसिबल है, 3 अगर बाइडेंटेट है तो इसका ओरिएंटेशन तो एक ही पॉसिबल है, एक के अलावा दूसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल ही है बस, इसके अलावा दूसरा कुछ हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो। तो इसलिए इसका दूसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो GI नहीं शो कर सकता है, लेकिन OI शो करता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में नो POS नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसको याद रखना है कि 3 अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल बाइडेंटेट अगर लिगेंड है किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन दे विल नॉट शो द GI। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो GI भी शो करे और OI भी शो करे, तो ये OI तो शो करेगा लेकिन GI शो नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, ये हमारे काम का चीज नहीं है। इसमें देखा जाए RHEN का होल ट्वाइस Cl2, ये RH है, इस पे ऑल 4D एंड 5D सीरीज वाले एलिमेंट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका 2 तरह का ओरिएंटेशन संभव है। तो देखना एक बार, एक Cl Cl N N E N N N E N, एक तो ये संभव है, और दूसरा इसका Cl Cl N N N N, एक इसके अलावा दूसरा संभव नहीं है। इसको बोलते हैं सिस ओरिएंटेशन, सॉरी इसको बोलते हैं ट्रांस ओरिएंटेशन, और इसको बोलते हैं सिस ओरिएंटेशन। ये सिस है और ये ट्रांस है। ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और फिर से दूसरा बात याद रखना है, एक बात क्या पढ़े हम लोग, 3 बाइडेंटेट वाला कभी भी GI नहीं शो करेगा, लेकिन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन 2 अगर बाइडेंटेट हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, उसका सिस ओरिएंटेशन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। 2 बाइडेंटेट विथ सिस ओरिएंटेशन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 3 बाइडेंटेट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ए GI भी शो कर रहा है, सिस और ट्रांस भी शो कर रहा है, और साथ में इसका सिस आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर रहा है, इसलिए ये वाला कंपाउंड सिस GI भी शो करेगा और OI भी शो करेगा, दोनों शो करेगा, इसलिए B सही है। नेक्स्ट और देखा जाए सी में क्या है, मिटा दिया जाए, सी को देखा जाए, कोबाल्ट है, N इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन बताता हूं। जब एक सिमेट्रिकल एक बाइडेंटेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, NH3 ये EN वाला है, Cl और पॉसिबल होगा इसका कोबाल्ट है, N ए फिक्स है, Cl NH3 और पॉसिबल है कोबाल्ट N
NH3 Cl NH3 और Cl। इसका 3 GI होगा, 3 GI होगा इसका। और A ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ट्रांसपोजिशन पे सेम लिगेंड, ट्रांसपोजिशन पे सेम लिगेंड, इसलिए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन A ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, इसलिए ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसमें कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका R मिरर इमेज ही बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना हो जाएगा 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2, इसका मिरर इमेज भी बनेगा 1। और A ऑप्टिकली इनएक्टिव, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, इसका 3 GI बनेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो B भी GI शो कर रहा है, B भी GI शो कर रहा है, और ये सिर्फ OI करेगा, GI नहीं करेगा। इसीलिए 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B एंड C बोथ। तो थर्ड ऑप्शन में B और C है, इसमें गलत है, A एंड B गलत है, A B C तीनों ही गलत है। इसीलिए 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 182। विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का कौन है, MnO बेसिक है, Mn2O7 एसिडिक है। मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का +5 +6 +7 एसिडिक नेचर का होता है। Mn2O3 +3 है, बेसिक है। Mn2 +4 जनरली एम्फोटेरिक होना चाहता है, मेटल का +4 है, लेकिन इसका बेसिक डोमिनेटिंग करता है, एसिडिक कम होता है, बेस ज्यादा है एसिड कम है। तो एसिडिक नेचर का कौन है, Mn2O7। तो 182 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 188। IBr7 कैन नॉट एग्जिस्ट, सही है। कौन 7 में सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, IF7। क्यों, ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग, ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए रेडियस उसका एकोमोडेट नहीं कर पाता है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी ना। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ एटम बिल्कुल सही है। साइज दोनों का जो रेशियो ऑफ दोनों का रेडियस है वो नहीं अच्छा आता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। रिड्यूसिंग एबिलिटी ये भी नहीं होगा, इसलिए 188 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसमें कौन कौन एग्जिस्ट करता है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरहैलोजन कंपाउंड में कौन कौन एग्जिस्ट करता है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। XX'X3, XX'X5 और XX'X7। इसमें सिर्फ कौन करता है, IF7। इसमें कौन, IF5, BrF5, ClF5, बस यही 3 एग्जिस्ट करता है। इसमें कौन कौन सा, IF3, BrF3, ClF3 एंड BrCl3। इसमें सारे एग्जिस्ट करते हैं, ऑल, इसमें ऑल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको याद रखना है कौन कौन एग्जिस्ट करता है कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग, रेडियस रेशियो दोनों का मैच नहीं कर पाता है, सुटेबल नहीं आता है। तो 188 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 191। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी-पाई डी-पाई बॉन्डिंग। तो पी-पाई डी-पाई बॉन्डिंग सेकेंड पीरियड वाला तो बनाएगा नहीं, सेकेंड पीरियड वाला तो कभी पी-पाई डी-पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, पी-पाई डी-पाई नहीं बना सकता है। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट थर्ड पीरियड एंड बिलो इट्स, वही पी-पाई डी-पाई बना सकता है। तो पहले तो इनिशियली हम लोग इसी बात पे देख लेंगे कि इससे अलग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कार्बन नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, बोरन नहीं बना सकता है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है बना सकता है, इसलिए 191 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 194। इन सॉलिड स्टेट PCl5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PCl5 का सॉलिड स्टेट में जो एग्जिस्टेंस है वो इसका एक कॉम्प्लेक्स एनायन बनता है PCl6- ऑक्टाहेड्रल में, और एक बनता है PCl4+, और इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। आयोनिक स्टेट में आयोनिक सॉलिड यही बनता है, इसका ये आयोनिक सॉलिड है, यही बनते हैं। देख लीजिए कौन ऑप्शन है, कोवलेंट ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ना, आयोनिक सॉलिड PCl6+ ना, PCl6- गलत है, ये नहीं होता है,
PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल और PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल, इसलिए 194 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 197, इस सर्शन लीजिएगा क्वेश्चन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इससे +2 चार्ज होगा। पोटेशियम फेरो के मतलब +2 चार्ज है। इस डायमैग्नेटिक Fe+2 है, इसका 4s0 हो जाएगा, 3d6 होगा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग करवाएगा, या पेयरिंग होगा। और जब पेयरिंग होगा तो D6 में पेयरिंग होने के बाद 2d खाली भी तो चाहिए ना, तो इसलिए ऑल आर पेयर्ड, कोई के इसमें अनपेयर्ड नहीं है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, बिल्कुल सही है। वेयर एज पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड ए होता है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है, K3FeCN6, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, इसमें 4s0 हो जाएगा और 3d5 इसमें हो जाता है। 3d5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 2 4 और 1 5, 2d खाली मिल गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज पैरामेटिक, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन फेरोसाइनाइड आयन इज ग्रेटर देन, नहीं ये गलत है। फेरोसाइनाइड दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विल डिसाइड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सेम है, इसमें दोनों लिगेंड सेम है, तो +3 Fe+3 का अगर डेल्टा नोट की वैल्यू का बात करें तो Fe+3 का ज्यादा होगा, Fe+2 का कम होगा। एक गलत स्टेटमेंट लिख दिया कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ज्यादा होगा, मतलब Fe+2 का ज्यादा होगा, नहीं Fe+3 का ज्यादा होगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड का ज्यादा होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो A is true, R is false, पहला ही सही हो जाएगा, A is true, R is false। 197 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, 200, विच इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मोस्ट एसिडिक नेचर का कौन सा है? इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3, इसमें +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। बिस्मथ का, अब सुनो जरा सा, बिस्मथ का +3 बेसिक है, बिस्मथ का +4 ये भी बेसिक नेचर का होगा, मतलब एम्फोटेरिक ज्यादा होगा, इसमें एम्फोटेरिक भी होता है। मेटल का जनरली बोला जाता है, थ्योरी ये बोलता है कि मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये चाहता है कि हम एम्फोटेरिक रहें, एम्फोटेरिक बनना चाहता है वो। एंटीमनी का +3 एम्फोटेरिक है। आज सब गाय पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया, आज सब। एंटीमनी का +3 +5, एंटीमनी का +3 एम्फोटेरिक होता है, +5 एसिडिक होता है। आर्सेनिक का +3 एम्फोटेरिक होता है, +5 एसिडिक होता है, +3 इसका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। बिस्मथ का +5 कंप्लीट एसिडिक होता है, बिस्मथ का +5 मेटल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट एसिडिक है, कंप्लीट एसिडिक है। तो विच इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर? Bi2O5, Bi2O5 का नेचर कंप्लीटली एसिडिक है, कंप्लीटली एसिडिक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस। Thank you so much. Thank you everyone.